हेलो दोस्तों, कहानी खूबसूरत कोठेवाली के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि बॉबी ने हालात से हार मानकर हालातों से समझौता कर लिया है। महज 3 रातों में 45 लाख कमाकर वो अंबाबाई के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। लेकिन क्या ये बॉबी की असलियत है या उसके पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा है? क्या रूबी को सच में बॉबी से हमदर्दी है या वो भी अंबाबाई की इस खौफनाक साजिश का हिस्सा है? दूसरी तरफ विनी अपनी मां के अतीत की परतों को खोलने की कोशिश में जुटी है। क्या विनी अपनी मां को वो राज बताने के लिए राजी कर पाएगी जिसे छुपाने के लिए उन्होंने सालों का इंतजार किया? सस्पेंस, धोखे और भावनाओं से भरी इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आप जानेंगे बॉबी की बेशुमार कमाई और अंबाबाई का लालच, रूबी का असली चेहरा, दोस्त या मोहरा, विनी की मां के अतीत का काला सच। अगर आपको कहानी का ये मोड़ पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या विनी को अपनी मां का अतीत जानना चाहिए। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर युग जिज्ञासा जी का हालचाल जानने के लिए विनी के घर आया और पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए जिज्ञासा जी से कहा, ऐसी कौन सी बात है आंटी जो आप हमें अभी नहीं बता सकती? प्लीज आंटी, अपने मन का बोझ हमसे बांट लीजिए। हो सकता है हमसे अपना दर्द बांटकर आपके मन को सुकून मिल जाए। युग की बात सुनकर जिज्ञासा जी के चेहरे पर नागवारी की लहर फैल गई, क्योंकि युग जिज्ञासा जी के बिल्कुल पास बैठा हुआ था, जिस कारण युग की नीली आंखें बार बार जिज्ञासा जी के जख्म एक बार फिर से ताज़ा कर रही थीं। लेकिन अपनी विनी के लिए जिज्ञासा जी ने अपनी नागवारी को छुपाया और बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो विनी से सिर्फ ये कहा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले विनी को ही बताऊंगी। विनी के अलावा मेरा और है ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं? युग जिज्ञासा जी की बात सुनकर चुप हो गया। वो जानता था कि जिज्ञासा जी ने अभी उसे दिल से नहीं अपनाया है। उधर अंबाबाई राजेश उपाध्याय की बात रूबी को बताकर एक बार फिर से हंस रही थीं। रूबी ने कुछ सोचकर अंबाबाई से कहा, बा, आप तो जानती है ना कि बॉबी ने इस कोठे में आकर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा कराया है। इस कोठे में आज तक किसी लड़की की नीलामी इतनी महंगी नहीं हुई जितनी बॉबी की हुई है। सही मायने में बॉबी के आने से इस कोठे का नाम और मकाम इस शहर में बहुत बढ़ चुका है। अंबाबाई, हाँ रूबी, मुझे पता है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? बा, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बॉबी की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। पिछले 3 दिन से उसने एक शब्द नहीं बोला और ना ही अन्न का एक दाना खाया है। बस एक टक आईने को निहारती रहती है। अगर बॉबी को कुछ हो गया तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या बॉबी की दिमागी हालत ठीक नहीं है? ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? मैं अभी इस शहर के सबसे बड़े दिमागी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बॉबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बॉबी को खोने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। अंबाबाई ने अपने खास आदमी को आवाज लगाई, मनोहर। मनोहर तुरंत भागकर आया और अंबाबाई के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। मनोहर, जी बा, इस शहर की सबसे बड़े दिमागी डॉक्टर को लेकर आओ। अंबाबाई ने मनोहर को हुक्म दिया। मनोहर अंबाबाई की बात सुनकर जाने ही वाला था, तभी रूबी ने मनोहर को रोका। नहीं बा, बॉबी को कोई दिमागी डॉक्टर नहीं बल्कि हम सब मिलकर ठीक कर सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहती हो रूबी? साफ साफ कहो। बा, मुझे लगता है कि बॉबी अब भले ही शारीरिक रूप से इस कोठे की शर्तों को मान रही है, लेकिन उसका दिमाग अभी तक उसके साथ हुए इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया है। मुझे लगता है कि हमें बॉबी को कोठे के माहौल से बाहर निकालकर कुछ समय के लिए ही सही बॉबी को खुले माहौल में ले जाना होगा, ताकि उसका दिमाग जो यहाँ के माहौल के असर से सदमे में है उसे थोड़ा आराम मिल सके। वो यहाँ के माहौल से बाहर निकलेगी तो शायद उसके शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी उसकी जिंदगी में हुए इस बदलाव को स्वीकार ले। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हुबी? इस कोठे के अलावा और हमारे पास और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम बॉबी को ले जा सके। रूबी की बात सुनकर अंबाबाई गुस्से से आग बबूला होकर बोली, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं बा। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग बॉबी को कहीं पर पहुंचा दें, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि हमारे शहर में भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर लोग दूर दूर से अपने दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए घूमने आते हैं। आप 1-2 दिन बॉबी को मेरे साथ वहां पर भेज दो। खुली हवा और यहाँ के माहौल से कुछ देर के लिए ही सही पर दूर रहेगी तो उसके और उसके दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा। रूबी की बात सुनकर अंबाबाई सोच में पड़ गईं। तुम बॉबी को वापस कोठे पर ले आओगी? भला मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं भला आपको छोड़कर कहां जा सकती हूं बा? मैं तुम्हारी नहीं बल्कि बॉबी की बात कर रही हूं। अंबा ने रूबी को शक भरी नजरों से घूरते हुए कहा, बॉबी अब कहां जा सकती है बा? जिस इज्जत को बचाने के लिए वो यहां से भागी थी वो तो कब की तार तार हो चुकी है।
बाहर की दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जो अब उसको अपनाएगा? ये बात बॉबी अच्छी तरह से जानती है। आप चाहें तो हमारे साथ अमीचंद जी को भेज सकती हैं। अंबाबाई बॉबी की खूबसूरती को किसी भी कीमत पर बुझने नहीं दे सकती थी। मैं सोच कर बताती हूँ। इधर जिज्ञासा जी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो विनी की सगाई की तैयारी में पूरी तरह से खुद को व्यस्त कर चुकी थी। जिज्ञासा जी को नॉर्मल देखकर विनी भी अब बेफिक्र हो चुकी थी। विनी और युग की सगाई में केवल 2 दिन रह गए थे। अचानक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताबों में सर दिए बैठी विनी को युग ने आकर झिंझोड़ा। क्या बात है युग, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम प्लीज मुझे स्टडी करने दो, विनी ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा। तो वहां पर अपनी अपनी स्टडी में लगे हुए स्टूडेंट डिस्टर्ब होकर उन दोनों को देखने लगे। चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे इस टाइम तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये टाइम मेरी स्टडी का है, इसलिए प्लीज युग तुम यहाँ से जाओ। तभी प्रोफेसर प्रियांशु, जो बहुत देर से उन दोनों को अपने चश्मे के पीछे से घूर रहे थे, उनके पास आकर बोले, अगर तुम्हें बातें ही करनी है तो बाहर जाकर करो, ये जगह तुम्हारे बातें करने की नहीं है। तुम्हारी बातों से और स्टूडेंट की स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। प्रोफेसर प्रियांशु जी के लताड़ने पर विनी को मजबूर होकर लाइब्रेरी से उठना पड़ा। इधर अंबाबाई ने बॉबी की खराब तबीयत को देखते हुए बॉबी को रूबी के साथ ना चाहते हुए भी जाने दिया। और वैसे भी जयपुर शहर में घूमने के लिए बहुत सी ऐसी जगह है जहां देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। रूबी बॉबी को कोठे की खास गाड़ी में अमीचंद की देखरेख में बॉबी को लेकर कोठे से निकल गई। रूबी बॉबी को जयपुर शहर की सभी मशहूर जगह जैसे शीश महल, जल महल, हवा महल जैसी बहुत सी जगह पर लेकर गई। हर जगह अमीचंद उनके पीछे पीछे था। अंबाबाई ने अमीचंद को बहुत सख्ती से उन दोनों पर नजर रखने की हिदायत दी थी। जवाहरलाल नेहरू मार्ग तिलक नगर पहुंचकर रूबी बॉबी को बेड़ा मंदिर लेकर गई, क्योंकि शीश महल, जल महल और हवा महल घूमने के बाद भी बॉबी की हालत जस की तस थी। शायद बेड़ा मंदिर पहुंचकर बॉबी कुछ बोले, इसलिए रूबी बॉबी को बेड़ा मंदिर लेकर गई। पर्पल कलर के ट्राउजर कुर्ती जिस पर सिल्वर गोटा लगा हुआ था, कंधे पर बड़ा सा ऑर्गेन्जा दुपट्टा डाले बॉबी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तेज हवा चल रही थी, जिस कारण बॉबी के खूबसूरत लंबे बाल हवा में अटखेलियां कर रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बॉबी मोम की मासूम मूरत की तरह लग रही थी। मंदिर में जाने वाला हर श्रद्धालु बॉबी को ठिठक कर एक नजर देखता और फिर अंदर चला जाता। वैसे भी ये टूरिस्ट मंदिर था, यहाँ श्रद्धालुओं के साथ साथ टूरिस्ट भी घूमने आते थे। तभी वहां पर उस इलाके के इंस्पेक्टर विनय और उसका दोस्त शुभम उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। विनय ने एक थाली में 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद लिया और दूसरी थाली में गुलाब और गेंदे के फूलों को लिया और भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए संभल कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर बैठी बॉबी पर जाकर विनय की नजरें ठहर गईं। मासूम और सादा सी बॉबी की हवा में उड़ती जुल्फें विनय को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। विनय बस एक टक बॉबी को देख रहा था और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। यहाँ तक कि विनय बिल्कुल बॉबी के करीब सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ गया। तभी अचानक बॉबी उठ खड़ी हुई। बॉबी के अचानक उठने पर विनय के हाथ में पकड़ी फूलों की थाली पर बॉबी का सिर लगा और वो फूलों की थाली उल्टी होकर उन दोनों के ऊपर पलट गई। विनय और बॉबी दोनों पर फूलों की बारिश होने लगी। बॉबी ने उदास नजरों से विनय को एक नजर देखा और आगे बढ़ गई, पर विनय अपने दूसरे हाथ में लड्डुओं की थाली पकड़े हुए था। उसके करीब से गुजरी बॉबी की खुशबू में विनय कैद हो गया। हालांकि बॉबी वहां से जा चुकी थी, पर विनय अभी भी बॉबी की खुशबू को महसूस किए सीढ़ियों पर स्टैचू बना खड़ा था। विनय उसकी एक नजर का कैदी जो बन चुका था। तभी शुभम ने विनय को पीछे से टहुका दिया और बोला, ओए क्या बात है? शुभम के टोकने पर विनय बॉबी के ख्यालों से बाहर आया। क्या बात है? कहाँ तो जनाब लड़की का नाम सुनकर ही बिदक कर दूर हो जाते थे, आज तो लगता है आप सर से पैर तक किसी के हो गए। लेकिन विनय तो अपने ख्यालों में गुम था। विनय की आंखों के सामने से बॉबी का चेहरा हट ही नहीं रहा था। विनय ने शुभम की बात सुनी ही नहीं। शुभम, ये फूलों की थाली तो गिरकर वेस्ट हो गई, तुम प्लीज एक काम करो, मैं ऊपर मंदिर में जा रहा हूँ, नीचे फूलों की दुकान से एक थाली फूल लेकर आ जाओ। बड़ी जल्दी है मंदिर में जाने की। चल तू भी क्या याद करेगा, लेकर आता हूँ फूल, तुम ऊपर चलो। अगर दोस्त ही इस वक्त पर साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? विनय का ध्यान शुभम की बातों पर नहीं था। शुभम की पूरी बात सुने बिना ही विनय मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर पहुंचकर विनय की नजर खुद ब खुद बॉबी को तलाश कर रही थी। पंडित जी आरती कर रहे थे और सभी श्रद्धालु हाथ जोड़ भगवान की आरती सुनने में मग्न थे, पर विनय का दिल तो बॉबी की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। तभी विनय की नजर बॉबी पर पड़ी। वो आंखें बंद किए भगवान की आरती सुनने में मगन थी। विनय धीरे धीरे चलता हुआ बॉबी के बाजू में जाकर खड़ा हो गया। तब तक शुभम भी फूलों की थाली लेकर आ चुका था।
विनय ने लड्डू और फूलों की थाली पंडित जी को पकड़ाई और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजरें बॉबी के चेहरे पर गड़ी हुई थी। आरती पूरी होते ही रूबी बॉबी के पास आई और उसे कंधों से पकड़कर मंदिर से बाहर ले गई। विनय ने भी जल्दी जल्दी पंडित जी से भगवान के भोग का प्रसाद लिया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर मंदिर के पार्किंग एरिया में गया, लेकिन तब तक बॉबी और रूबी वहां से जा चुकी थी। शाम होते ही रूबी बॉबी को कोठे पर वापस ले आई। बॉबी को उसके कमरे में छोड़कर रूबी वापस आई तो अंबाबाई ने रूबी से बॉबी की तबीयत के बारे में पूछा। रूबी, अब कैसे तबीयत है बॉबी की? बॉबी को घुमाने के बाद भी बॉबी की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। मैं कह रही हूं कि आप डॉक्टर को बुला लो। अंबाबाई ने जयपुर के सबसे मशहूर दिमागी डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने बॉबी का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए अंबाजी, इनका माइंड किसी गहरे सदमे के कारण अंधेरे में गिर चुका है, जिसे मेडिकल साइंस में डार्क फोबिया कहते हैं। अगर इनका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो धीरे धीरे इनके माइंड के साथ साथ इनकी पूरी बॉडी भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएगी। तो तुम्हें क्यों बुलाया है? करो ना इसका इलाज। किसी भी कीमत पर मुझे ये लड़की ठीक मिलनी चाहिए, समझे? जी, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप ये मेडिकल से ले आइएगा, लेकिन दवाइयों के साथ साथ इन्हें यहाँ के माहौल से भी कुछ दिन के लिए दूर रखना होगा। हो सकता है माहौल के बदलाव के कारण इनका माइंड डार्क फोबिया से बाहर निकल जाए और ये ठीक हो जाए। डॉक्टर, वैसे ये ठीक तो हो जाएंगी ना? जी, अगर दवा और माहौल इनको सही मिला तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर जा चुका था। अंबाबाई एकदम खामोश बैठी बॉबी को देखा और अपने हाथों से बॉबी के गालों को खींचकर बोली, तुम क्या समझती हो कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगी? बॉबी, तुम्हें ठीक होना होगा बॉबी, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। इधर विनी गुस्से में तनफन करती हुई युग के साथ कैंटीन में आई। बोलो, क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो? बाय गॉड युग, तुम्हारे अंदर ना सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। अपना गुस्सा युग पर निकालकर विनी चुप हो गई, पर विनी के चुप होने के बाद भी जब युग कुछ नहीं बोला तो विनी ने इरिटेट होकर कहा, अब कुछ बोलो भी युग, या अब मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो विनी, जब मैं खुश होता हूं तो अपनी खुशी सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, उसके बाद भी तुम मुझ पर इतना गुस्सा करती हो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि आगे से तुम्हें कोई बात नहीं बतानी। रिया भी वहीं पर बैठी थी। अपने गुस्से में विनी ने रिया को भी नहीं देखा। तभी रिया बोली, गलत बात है विनी, तुम्हारी सगाई में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम दोनों यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। यहाँ युग अपनी खुशी तुमसे शेयर करने के लिए उतावला हो रहा है और तुम हो कि तुम्हारी स्टडी ही पूरी नहीं हो रही। मैं कहती हूँ ये स्टडी विस्टडी कुछ दिन के लिए छोड़ो और अपनी सगाई पर फोकस करो। मेरी पढ़ाई मेरे लिए कितनी जरूरी है ये तुम सब जानते हो रिया। मेरी मम्मी मेरी खुशी के खातिर ही युग से मेरी मंगनी करने के लिए तैयार हो गई। मैं भी अपनी मम्मी की खुशी के खातिर IAS क्लियर करना चाहती हूँ। यही अब मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद बन गया है। अच्छा, बता सकती हो मोहतसिमा, आपकी जिंदगी का पहला मकसद क्या था? रिया ने शरारती होकर विनी से पूछा। युग से शादी करना, विनी ने शर्मा कर कहा। हमें पता है विनी, पर युग की भी तो तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। क्या युग की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? और वैसे भी तुम दोनों फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ होने वाले हो। अच्छा बाबा, सॉरी। युग, बता भी दो क्या बात है। लो देखा, मैंने कान भी पकड़ लिए। तुम कहो तो मैं उठक बैठक कर लेती हूँ। विनी ने मासूम बनकर कहा तो युग और रिया दोनों हंस दिए। विनी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तुम इसी बात का फायदा उठाती हो। युग ने गाल फुलाकर कहा। हाउ स्वीट, तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। वैसे भी यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां तुम दोनों की जोड़ी को बुरी नजर से देखते हैं। रिया ने उन दोनों की बलायां ले डाली। अच्छा बता भी दो, विनी ने फिर से युग को याद दिलाया कि वो उसे कुछ बताने आया था। युग, विनी, पापा कल दुबई से वापस आ रहे हैं। क्या? हाँ, शाम 5 बजे उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। ग्रेट, हम सब उन्हें पिक करने चलेंगे, विनी ने एक्साइटेड होकर कहा। विनी जानती थी कि युग अपने पापा से कितना प्यार करता है, शायद इसलिए क्योंकि युग अपने पापा से बचपन से दूर रहा है। विनी ने भी सिर्फ तस्वीरों में ही युग के पापा त्रिपाठी जी को देखा था। कल पहली बार विनी युग के पापा को रियल में देखेगी। युग के मुंह से विनी ने उनकी बहुत तारीफ सुनी हुई थी, जैसे कि उसके पापा आजकल के मम्मी पापा के जैसे पुराने विचारों के नहीं हैं, बल्कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में से हैं। युग के इस दुनिया में आने से पहले से युग के पापा दुबई में रहते थे।
वो युग और उसकी मम्मी रेखा त्रिपाठी जी को भी दुबई में अपने साथ रखना चाहते थे, पर युग की मम्मी दुबई में रहने के लिए नहीं मानी। उनका साफ कहना था कि उन्होंने इंडिया में जन्म लिया है और इंडिया में ही मरना चाहती हैं। किसी और देश में बसना उनके बस से बाहर है। इसलिए मजबूर होकर युग के पापा को दुबई में अकेले ही रहकर अपना बिजनेस संभालना पड़ा। इसके बाद विनी घर चली जाती है। घर में आते ही विनी ने मम्मी को आवाज लगाना शुरू कर दी। आ रही हूँ बाबा, थोड़ा सांस तो ले लो बेटा। ये पहले पानी पियो, बाहर इतनी गर्मी है, अपना चेहरा देखा है, गर्मी की शिद्दत से कितना लाल हो रहा है। विनी ने जल्दी से पानी का ग्लास खाली किया। ग्लास टेबल पर रखकर विनी जिज्ञासा जी को पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अरे बाबा, क्या बात है बेटा? जिज्ञासा जी ने मुस्कुराकर विनी के सर पर हाथ रखकर पूछा। मम्मी, मुझे आपको एक गुड न्यूज सुनानी है। बोलो बेटा, क्या गुड न्यूज है? युग के पापा कल दुबई से इंडिया वापस आ रहे हैं। वो हमारी सगाई में शामिल होने के लिए पूरे 5 साल बाद दुबई से इंडिया वापस आ रहे हैं। युग ने मुझे भी अपने पापा को पिक करने के लिए कहा है। विनी ने खुशी से चहकते हुए कहा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर त्रिपाठी जी को अपने बेटे की सगाई में आना चाहिए। तभी जिज्ञासा जी के मोबाइल की रिंगटोन बजी। जिज्ञासा जी ने देखा तो मोबाइल की स्क्रीन पर रेखा त्रिपाठी जी का नाम जगमगा रहा था। जिज्ञासा जी ने मोबाइल कान से लगाया। जय माता रानी की रेखा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मिस्टर त्रिपाठी जी इंडिया वापस आ रहे हैं। शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड कर जाएगी। जी, अभी मुझे विनी ने बताया। मुझे बहुत खुशी होगी। माफ़ी चाहती हूँ रेखा जी, मैं चाहती हूँ कि आप और विनी भी मिस्टर त्रिपाठी जी को एयरपोर्ट पर हमारे साथ पिक करने चलें, और मैं काम करने वाली अकेली, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, आप तो जानती है सगाई के अभी बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। आपके साथ विनी एयरपोर्ट पर आ जाएगी। चलिए, ये भी सही है। जय माता रानी की रेखा जी। विनी युग और रेखा जी के साथ मिस्टर त्रिपाठी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थीं। 5 बजते ही दुबई की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। युग का खुशी से बुरा हाल था। फाइनली विनी, आज मेरे पापा मेरे पास आ गए, कहकर युग पार्किंग एरिया में गया, जहां से दुबई के पैसेंजर अपने प्यारों के पास आ रहे थे। जैसे ही युग ने मिस्टर संजय त्रिपाठी जी की एक झलक देखी, युग दौड़ लगाकर उनसे लिपट गया। आप आ गए पापा, पूरे 5 साल बाद मैं आपके सीने से लग रहा हूँ, मेरा बच्चा। युग के पापा ने युग का माथा प्यार से चूमकर एक बार फिर से युग को अपने सीने से लगा लिया। विनी और रेखा जी दूर से दोनों बाप बेटे को मिलते हुए देख रही थी। एक खास बात जो विनी ने नोट की थी वो ये थी कि जितना युग अपने पापा के इंडिया आने से एक्साइटेड था, वो एक्साइटमेंट विनी को रेखा जी में नहीं दिख रही थी। अब ये सच था या विनी का वहम, इसका विनी को कोई आइडिया नहीं था। मिस्टर त्रिपाठी के बाजू से लगा युग विनी और रेखा जी के पास आया। विनी, ये मेरे पापा हैं और ये विनी है, विनीता शर्मा। इससे पहले कि युग मिस्टर त्रिपाठी को विनी का नाम बताता, उससे पहले ही उन्होंने विनी का नाम लिया। जी पापा, युग ने शर्मा कर कहा। मिस्टर त्रिपाठी ने एक नज़र सर से पैर तक विनी पर डाली। स्लीवलेस रेड टॉप, ब्लैक ट्राउजर और कंधों पर ब्लैक ब्लेजर डाले पतली सी गोरी चिट्टी विनी मिस्टर त्रिपाठी की इतनी गहरी नजरों से घबरा गई। रेखा जी के इशारे पर विनी ने उनके पैर छुए। ये क्या है बेटा? हमारे यहाँ पर बेटियां पैर नहीं छूती बल्कि गले लगती हैं। मिस्टर त्रिपाठी ने विनी को कंधे से लगाकर थपकी दी तो विनी की नर्वसनेस कुछ कम हुई। जय माता रानी की रेखा जी ने मिस्टर त्रिपाठी से कहा। हेलो। इस पर मिस्टर त्रिपाठी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। रेखा जी बोली, कैसे हैं आप? आपके सामने खड़ा हूँ, एकदम जंगा हूँ। चलो बेटा। इतना कहकर मिस्टर त्रिपाठी युग को लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। युग एकदम अपने पापा की कार्बन कॉपी था, वही नीली आंखें। उन दोनों में सिर्फ उम्र का डिफरेंस था, वरना तो अगर कोई उन दोनों से पहली बार मिलता तो युग और मिस्टर त्रिपाठी में डिफरेंस नहीं कर पाता। शर्मा हाउस आज मुद्दत बाद रोशनियों से जगमगा रहा था। न जाने कितने अरसे बाद आज खुशियां इस घर की दहलीज पर आई थीं। लेकिन इन रोशनियों से भी जिज्ञासा जी के मन का अंधेरा मिट नहीं पाया था। उनके मन का अंधेरा तो उस दिन मिटेगा जिस दिन विनी IAS क्लियर कर लेगी। उस दिन उनके मन के साथ साथ उनकी जिंदगी का भी सारा अंधेरा मिट जाएगा। विनी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्लर गई हुई थी। जिज्ञासा जी के कुछ करीबी रिश्तेदारों को जिज्ञासा जी ने इनवाइट किया। दिल्ली के बहुत ही फेमस पैलेस में विनी और युग की एंगेजमेंट का प्रोग्राम रखा गया था। सगाई की सभी तैयारियां जैसे कि मंगनी के लिए पैलेस की बुकिंग, विनी और युग की शॉपिंग, सबका खर्च रेखा जी ने किया था। जिज्ञासा जी चाहती भी थीं कि वो भी लड़की की मां होने के नाते सगाई में होने वाले खर्च को अपनी ओर से करें, पर रेखा जी ने ये सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया था। जिज्ञासा जी शर्मा हाउस को ताला लगाकर पैलेस के लिए निकल ही रही थी।
उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज फिर बरसों बाद किस्मत उनके मुंह पर एक और तमाचा मारने वाली है। सिंह पैलेस दूर से ही रोशनियों से नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। पैलेस की जगमगाहट और भव्य डेकोरेशन मंगनी में आने वाले सभी मेहमानों की आंखों में तारीफ के तौर पर साफ देखी जा सकती थी। सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। डेकोरेशन से लेकर खाने तक सब कुछ बहुत उम्दा था। युग पिंक शेरवानी पहने स्टेज पर अकेला बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां मोबाइल पर विनी को जल्दी आने का मैसेज टाइप करने में बिजी थीं। युग को तो मानो आज पंख ही लग गए हों। आखिर उसके दिल का ये अरमान भी उसके पापा ने पूरा कर दिया था। आज युग खुशी से इतना ऊंचा उड़ रहा था मानो आसमान में छेद कर आसमान में घुस जाएगा। बचपन से लेकर आज तक युग के पापा ने युग की हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे पापा मिले। मेहमानों का वेलकम करते मिस्टर त्रिपाठी जी को बहुत प्यार से देखकर युग ने अपने आप से कहा। तभी विनी खुशबू में नहाई हुई युग को अपने करीब आती नजर आई। हमेशा सादी सी रहने वाली विनी को आज ब्राइडल गेटअप में देखकर युग का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। विनी युग के ख्यालों से, जिसमें वो रोज विनी को दुल्हन बने देखा करता था, उससे भी ज्यादा हसीन लग रही थी। विनी की सहेलियां रिया और मधु विनी को संभालकर स्टेज तक लेकर आईं और विनी को युग के बाजू में लाकर बैठा दिया। युग एकटक अपने पास बैठी विनी को देख रहा था। विनी ने मुस्कुराकर युग की तरफ इशारा किया। ऐसे क्या देख रहे हो? युग ने कहा, कौन हो तुम? लगता है आप गलत जगह पार्सल हो गई हैं। मेरी विनी तो अपने घोंसले जैसे बालों के साथ एकदम पागल सी लड़की थी। युग ने विनी के कर्ली बालों पर चोट की। आप जाइए और मेरी पागल जैसी विनी को ले आइए, युग ने मासूम शकल बनाकर कहा। सभी मेहमान युग की बात सुनकर हंसने लगे। शट अप युग, क्या मैं तुम्हें घोंसले जैसे बालों वाली पागल सी लड़की लगती हूँ? विनी ने मुंह फुलाकर कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना ज्यादा गाल मत फुलाओ, फोटो अच्छी नहीं आएगी। युग की बात सुनकर एक बार फिर सभी मेहमान हंसने लगे। उसके बाद डांस शुरू हुआ तो रिया और मधु ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया। युग के दोस्तों ने दोनों को पकड़कर डीजे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये नज़र भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, देखकर तुझे एक दफ़ा फिर किसी को न देखा कभी। तू मेरा पहला जुनू, इसका आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। युग और विनी की कपल डांस को देखकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगे। माइंड ब्लोइंग, क्या परफॉर्मेंस दी है तुम दोनों ने। रिया और मधु ने दोनों के डांस की तारीफ की। अरे ये तो हमारे दिल के जज्बात थे जो आज लफ्जों में बाहर आ गए। युग ने विनी को देखते हुए मदहोश होकर कहा। तुम बहुत लकी हो विनी, जो तुम्हें युग जैसा चाहने वाला लड़का मिला। रिया ने विनी से कहा। देखा, सब यही कहते हैं, लेकिन तुम्हें ही मेरी कद्र नहीं है, युग ने विनी से शिकायत की। विनी को इतनी खुशियां देखकर घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये सब एक हसीन सपना हो, अभी आंख खुलेगी और सब टूट जाएगा। इसी एहसास से विनी की आंखें नम हो गई और एक मोती विनी की आंखों से टूटकर उसके गालों पर आ गया। क्यों रो रही हो विनी? युग ने विनी का आंसू अपने पोरों पर लेते हुए कहा। अरे नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। विनी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें साफ की। चलो बच्चों, मस्ती टाइम खत्म, मिस्टर संजय त्रिपाठी ने स्टेज पर आकर कहा। अब दोनों बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। अचानक रेखा जी ने कहा, अरे एक मिनट, मैंने तो आपको विनी की मम्मी से मिलाया ही नहीं। जिज्ञासा जी को देखकर रेखा जी को याद आया। रेखा जी संजय त्रिपाठी को अपने साथ लेकर आईं। जिज्ञासा जी किसी मेहमान से बात कर रही थी। संजय त्रिपाठी जी की तरफ उनकी पीठ थी। पर्पल साड़ी पहने, लाइट मेकअप और आंखों में लाल फ्रेम का चश्मा चढ़ाए जिज्ञासा जी काफी सोबर लग रही थीं। रेखा जी ने जिज्ञासा जी को पुकारा। रेखा जी की आवाज सुनकर जिज्ञासा जी पलटी और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर जिज्ञासा जी अपनी जगह पत्थर हो गईं। इनसे मिलिए, ये हैं युग के पापा मिस्टर संजय त्रिपाठी, और त्रिपाठी साहब ये हैं विनी की मम्मी जिज्ञासा शर्मा। वो दोनों ही एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उन्हें दोबारा इस तरह मिलाएगा। आखिर संजय त्रिपाठी को देखकर जिज्ञासा जी क्यों चौंक गईं? क्या जिज्ञासा जी संजय त्रिपाठी को पहले से जानती थीं? क्या संजय और जिज्ञासा का अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्या युग और विनी की सगाई हो पाएगी? दूसरी तरफ कौन है ये इंस्पेक्टर विनय? क्या विनय बॉबी को इस जाल से निकालेगा या फिर बनाएगा अपनी हवस का शिकार? क्या बॉबी की बीमारी ठीक हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए कहानी खूबसूरत कोठेवाली का अगला भाग।